तो बच्चों अभी हम लोग अपने ड्राइंग के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और हमारा टॉपिक चल रहा था ज्योमेट्रिकल फिगर। और ज्योमेट्रिकल फिगर में अभी तक हमने जो देख लिया था वो यहां तक देख लिया था, रेगुलर पॉलीगॉन तक देख लिया था। अब हम लोग बात करते हैं इसके अगले टॉपिक की, जिसका नाम है कॉनिकल सेक्शन, है ना। तो बच्चों कॉनिकल सेक्शन से भी कई बार हमारे ड्राइंग में सवाल बन जाते हैं। अब कॉनिकल सेक्शन भी एक तरह का 2D फिगर होता है और हमें पढ़ना क्या क्या है कॉनिकल सेक्शन में वो देखिए। बच्चों जब हम कॉनिकल सेक्शन की बात करते हैं तो कॉनिकल सेक्शन का मतलब होता है कि आपके पास एक कोन है। कोन का मतलब होता है शंकु। मान लीजिए आपके पास ये क्या है, तो मैंने कहा आपके पास ये है शंकु, कोन है ना। और इस कोन को जब हम अलग अलग प्लेन में काटते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप के शेप नजर आते हैं बच्चों। जैसे कि मैंने देखो अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में काटा होता तो सर्कल नजर आता है, तिरछे प्लेन में काटा होता तो इलिप्स नजर आता है। फिर यहाँ एक एंगल अल्फा, एक यहाँ एंगल बीटा, उसका भी खेल होता है कि कब कौन सा एंगल ज्यादा बनना चाहिए, कौन सा कम। फिलहाल हम लोग उसकी चर्चा नहीं करते क्योंकि वो एडवांस लेवल की बात हो जाएगी। हम लोग बस इस बात पे ध्यान रखते हैं कि कॉनिकल सेक्शन का मतलब ये होता है कि ऐसे सेक्शन जो हमारे कोन से काटे जाते हो, है ना, ऐसे सेक्शन जो हमारे कहां से काटे जाते हो, शंकु से काटे जाते हो, उनको बोलते हैं कॉनिकल सेक्शन। मेनली कॉनिकल सेक्शन में चार हम लोगों को समझने होते हैं फिगर्स। जैसे कि सबसे पहला होता है सर्किल, है ना। दूसरा होता है बच्चा इलिप्स। इलिप्स को हिंदी में क्या बोलते हैं तो कह देना इलिप्स को हिंदी में बोलते हैं दीर्घवृत्त। और तीसरा क्या होता है सर, तीसरा होता है पैराबोला। इसको हिंदी में बोलते हैं परवलयाकार या परवलय। और अगला क्या होता है सर, अगला होता है अति परवलयकार, अति परवलय, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं बच्चों हाइपरबोला, बराबर, ठीक है। तो याद रखिएगा कॉनिकल सेक्शन में मेरे पास हमारे पास चार तरह के सेक्शन मिलते हैं जहां हम किसी कोन को काटते हैं डिफरेंट टाइप के प्लेन से, ठीक है। और तिरछा काटने पर ही ये तीन मिलते हैं, हॉरिजॉन्टल काटने पर सर्किल मिलता है। लेकिन हाँ तिरछा भी काटना है, परंतु कैसे काटना है ये एंगल डिफाइंड हो जाते हैं अल्फा और बीटा, उसके अनुसार ये मिलते हैं हमें, ठीक है। अब सवाल ये कि इन तीनों में से, इन चारों में से हमने सर्किल तो पढ़ लिया पूरी तरह से, अब हमें समझना है इलिप्स के बारे में और समझना है पैराबोला हाइपरबोला के बारे में, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इलिप्स को समझना। और बात अगर इलिप्स की करते हैं तो मैंने कहा कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो कहना इसको हिंदी में बोला जाता है दीर्घवृत्त। तो इलिप्स की जो हिंदी होगी वो होगी दीर्घवृत्त, ये हमारा इलिप्स है ना। अच्छा इलिप्स की बात करते हैं तो इलिप्स बनता कैसे, उसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने देखिए क्या किया सर, सबसे पहले मैंने एक इलिप्स ही बना दिया। ये देखो जो दीर्घवृत्त होता है बच्चा वो इस शेप का होता है, ऐसा कुछ होता है हमारा इलिप्स, ये है ना, ऐसे कुछ शेप का होता है। फिर इसमें क्या करना होता है कि आपको एक मेजर एक्सिस बनानी होगी, ये हमारी मेजर एक्सिस हो रही, बराबर। और ये बताइए कौन सी एक्सिस हो रही सर, ये हो रही माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, ओके। बच्चों मैं नाम भी दे देता हूं। पहली बात तो ये जो हमारा ये सेंटर कहलाएगा सी, ओके। ये पॉइंट को हम बोलेंगे ए, और ध्यान रखना इस वाले पॉइंट को बोला जाता है ए डैश। सेम तरीके से ये बी ऊपर वाला, और बताइए नीचे वाला पॉइंट क्या होता है बी डैश, बराबर। अब किसको हम लोग मेजर एक्सिस कहेंगे और किसको माइनर एक्सिस कहेंगे ये भी क्लियर कीजिए। देखो बच्चों ये जो ए से ए डैश तक है, ए से ए डैश यानी ये पूरा, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। आप हिंदी में लिख सकते हैं इसको दीर्घ अक्ष। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेना मेजर एक्सिस, है ना। और बी से बताइए बी डैश को क्या बोलते हैं माइनर एक्सिस। और माइनर एक्सिस को बताइए हिंदी में किस नाम से जानते हैं, लघु अक्ष के नाम से जानते हैं, माइनर एक्सिस के नाम से, बराबर। तो ये हमारा दीर्घ छोटे, ये लघु अक्ष छोटे। अच्छा लंबाई भी सुनिए बच्चों, दीर्घाक्ष की लंबाई होती है तुम्हारी पूरी पूरी 2a, कितनी रखेंगे 2a। और लघु अक्ष की लंबाई कितनी होती है 2b। तो 2a और 2b आपको यहां से यहां तक की लंबाई मैं बता देता हूं कि 2a कहां से, पूरा a से लेकर a डैश, ये पूरा 2a, और ये पूरा कह सकते हो हमारा 2b। अब सेंटर ये है, और सेंटर कह दो या फिर इसको हम लोग ऑरिजिन भी मानते हैं, आप चाहे इसको सेंटर कहो चाहे ऑरिजिन कहो। तो मेरे भाई ये पूरा 2a है, ये पूरा 2a है, इसीलिए इस a के निर्देशांक हम लोग लिख सकते हैं a,0, क्योंकि आधा आधा कर दिया ना, आधा a इधर आधा a इधर, तो a ये हो जाएंगे -a,0। तो a के निर्देशांक हो गया a,0 और a डैश के हो गया -a,0।
अब पूरा लेंथ देखिए, पूरा लेंथ हमारा 2a होगा क्योंकि ये 0 है, यहां से यहां a, ये a। दीर्घाक्ष 2a होता है, लघुअक्ष 2b, है ना। सेम तरीके से आप मुझे बताइए इसकी समीकरण वो क्या हो जाएंगे निर्देशांक। तो b निर्देशांक माने जाएंगे 0, b क्योंकि x एक्सिस 0 होता है, और b डैश निर्देशांक हो जाएंगे 0, -b। ये देखो, ठीक है। अब दूसरी बात सुनो, लघुअक्ष छोड़ दिया, दीर्घाक्ष छोड़ दिया, बात आती है इस इलिप्स की इक्वेशन की। तो बच्चों ध्यान रखना, जब भी कभी हमारे पास ऐसा हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता है, ऐसा हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता है, तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स में क्या है कि इसकी इक्वेशन होती है x² बटे a² प्लस y² डिवाइड बाई b² इक्वल टू 1। ध्यान रखिएगा, तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स की इक्वेशन होती है, कह सकते हो x² डिवाइड बाई a² प्लस y² डिवाइड बाई b² बराबर 1। ये हमारे इलिप्स की इक्वेशन। ओके, इलिप्स में एक और शर्त याद रखना, ये जो a और b है, देखो 2a दीर्घाक्ष है और 2b लघुअक्ष है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि स्मॉल a को क्या कहेंगे, स्मॉल b को क्या कहेंगे, है ना। तो बच्चों ध्यान रखना, स्मॉल a को बोला जाता है अर्ध दीर्घाक्ष, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, ध्यान रखना। और अगर b की बात करते हैं बच्चों तो इसको बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, ध्यान रखिएगा। तो इंग्लिश में नाम जरूर लिखिए ना सब लोग, है ना। तो ये हमारे पास इलिप्स हो गया। तो मैंने ये बता रहा था कि अगर इस इलिप्स में हम लोग a और b को बराबर मान लें, मतलब ये a और ये b बराबर हो जाए, है ना। तो याद रखना, अगर इलिप्स में a और b बराबर हो जाते हैं, इफ a इक्वल टू b, इफ a इक्वल टू b, तो बच्चों ध्यान रखना, जब भी कभी इलिप्स में a और b बराबर हो जाते हैं तो x² प्लस y² बराबर a² आ जाता है, यानी वृत्त बन जाता है। क्या बन जाता है? वृत्त बन जाता है। तो वृत्त बनाने के लिए हमें a और b को क्या करना पड़ेगा? बराबर। मेन यहां पर पता है आपको क्या जानना है? इसकी डेफिनेशन जाननी है कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या होती है ना। तो अगर मैं दीर्घवृत्त की परिभाषा की बात करता हूं बच्चों, तो सबसे पहले तो देखो यहां पर एक नाभि होती है, यहां पर एक नाभि होती है, नाभि जानना जरूरी है। यहां पर बनने वाली नाभि को हमने बोल दिया S1 और यहां पर बनने वाली नाभि को बोल दिया हमने S2। S1 नाभि, S2 नाभि, है ना। तो S1 S2 क्या है? तो कहना S1 S2 को बच्चों बोला जाएगा नाभि। दो तरह की नाभियां होती हैं, नाभि फोकस जिसको बोलते हैं, नाभियां, है ना। तो नाभियां ये हमारे S1 S2 है बच्चों। इसके में निर्देशांक याद कर लीजिए, ये जो S1 है ना, इसका निर्देशांक होता है प्लस AE,0 प्लस AE,0 S1 का निर्देशांक होता है, और S2 का निर्देशांक होता है माइनस AE,0, है ना। तो प्लस AE,0 इसका, माइनस AE,0। सर यहां A तो समझ में आ रही है क्या है, ये E क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है ना, डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो बच्चों याद रखना, ये जो E है ना, इस E को किस नाम से जानते हैं? तो कहना इस E को बोला जाता है उत्केंद्रता। ध्यान रखना, इस E को किस नाम से जाना जाता है? सर इस E को बोला जाता है उत्केंद्रता, है ना। E उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी, इंग्लिश में इसेंट्रिसिटी, है ना। बच्चों याद रखना, जब भी कभी आप इलिप्स की बात करेंगे यानी दीर्घवृत्त की बात करेंगे, तो दीर्घवृत्त की जो उत्केंद्रता होती है वो हमेशा 8 से कम होती है। 8 से क्या आती है? कम आती है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, 8 से कम आती है। अब 8 से कम आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि A है और A में अगर हमने 8 से कम का मल्टीप्लाई कर दिया तभी तो वैल्यू कम मिल रही, है ना। तभी तो वैल्यू क्या मिल रही? कम मिल रही, है ना। अब संबंध सुनो, अभी मैंने आपको एक टर्म बताया, A यानी सेमी मेजर एक्सिस, B सेमी माइनर एक्सिस, और E बताइए क्या होता है? सर E होता है उत्केंद्रता। मेरे भाई इन तीनों में आपस में रिलेशन भी होता है, B² बराबर A², और ब्रैकेट में बताइए क्या हो जाएगा? 1 माइनस E²। ओके, तो ध्यान रखना BAE इन तीनों में अगर रिलेशन की बात करते हैं, इलिप्स में क्या रिलेशन होता है, तो आपको बताना है कि B² बराबर होता है बच्चों A², और ब्रैकेट में क्या होगा? 1 माइनस E²। ठीक है, तो ये हमारे कह सकते हैं इलिप्स यानी उत्केंद्रता, कह सकते हो उत्केंद्रता में संबंध है। लेकिन उत्केंद्रता का मान, इसेंट्रिसिटी का मान इलिप्स के लिए हमेशा किसके बराबर होता है? 8 से कम होता है। आपको ये बात याद रखनी, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात सुनी, जो मैं मेन बात बताने वाला था। इसकी डेफिनेशन क्या है? इलिप्स बनाने की परिभाषा क्या है? तो बच्चों इलिप्स बनाने की परिभाषा ये होती है कि अगर आपने इलिप्स का कोई एक पॉइंट ले लिया, मान लो ये इसकी पूरी परिधि है,
सर्कमफ्रेंस है। और इलिप्सिटी सर्कमफ्रेंस भी कई बार आपसे पूछी जाती है, अरे पाई ए बी इसकी सर्कमफ्रेंस आती है, तो मैं वो छोड़ दीजिए उसको। बस आप ये समझो कि मान ले इसकी परिधि में मैंने एक पॉइंट पी ले लिया। क्या ले लिया? पी। तो याद रखना इसकी परिभाषा ये कहती है, इलिप्स की डेफिनेशन ये कहती है कि आप पी से S2 को मिलाइए और आप पी से किसको मिलाइए? S1 को मिलाइए। यानी पी से आपने S1 मिलाया ऐसे, और पी से हमें क्या मिलाया? S2। जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर हो, इस बात को याद रखना, है ना। तो पी कहीं पर भी ले सकते हो। चलो मैं एक काम करता हूं, पी को कहीं पर ले लेता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मान लीजिए पी तो मैंने यहां ले लिया, ये है बिंदु पी, ये बिंदु पी है। तो मैंने क्या किया कि पी से मिलाया बच्चा S1 को और पी से किसको मिलाया? S2 को। ये देखिए, तो इलिप्स की परिभाषा, इलिप्स की डेफिनेशन ये कहती है कि इलिप्स में दीर्घवृत्त में अगर कोई बिंदु P लिया है आपने, तो PT S1 से दूरी, PT S1 से दूरी और PT S2 से दूरी, मेरे भाई PT S1 से दूरी, PT S2 से दूरी, इनका योगफल बताइए किसके बराबर होता है? 2a के बराबर होता है। इनका योगफल बताइए किसके बराबर होगा? कह देना इसका योगफल होता है बच्चों 2a के बराबर। यही तुम्हारे इलिप्स की मेन परिभाषा है। और कई बार 2a ना बोलकर वो लोग कांस्टेंट बोल देते हैं, है ना। तो PS1 प्लस PS2 इज इक्वल टू 2a, इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे इलिप्स की डेफिनेशन है, परिभाषा है। यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं ना, है ना, बता देना। ओके, तो ये हमारा इलिप्स के बारे में जितने भी छोटे छोटे पॉइंट आपसे एग्जाम पूछे जाते हैं वो सारे मैंने आपको क्लियर कर दिया। चाहे वो सेमी मेजर एक्सेस हो, सेमी माइनर एक्सेस हो, है PS1 प्लस PS2 बराबर 2a, इक्वेशन हो, है शीर्ष किसको बोलते हैं? ये जो है ना, देखो S1 S2 ना भी है, लेकिन A और A डैश को क्या बोलते हैं? तो कहना A और A डैश बिंदु को बोला जाता है शीर्ष। मैं लिख देता हूं, मैं आपसे पूछूं तो यहां पर ये जो A और A डैश वाला पॉइंट आया है, बताइए इसको किस नाम से जानते हैं? तो कहना इसको बोला जाता है शीर्ष, वर्टेक्स जिसको बोलते हैं, है ना। अब देखो बच्चा, एक और इक्वेशन होती है, पीछे से नीता होती है, लेकिन नीता जिसको आप डायरेक्ट्रिक्स भी कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बच्चों नीता को कभी डायग्राम में बनाया नहीं जाता। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जब आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ोगे ना, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको कभी भी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पूछी नहीं जाएगी। मेन आपको आएगा कि ये डायग्राम बना के दिखाइए, बस। तो ये डायग्राम आपको बनाना होता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं करना होता है, बराबर। अच्छा, मार्केट में इलिप्स खींचने के लिए एक डिवाइस भी आती है, वो डिवाइस का नाम भी सुन लीजिए, है ना। उस डिवाइस का नाम होता है इलिप्टिकल ट्रेमेल। इलिप्टिकल ट्रेमेल, याद रखना, ये वो डिवाइस होती है जिसकी मदद से हम लोग इलिप्स का निर्माण करते हैं। भाई वृत्त खींचना होता है तो कंपास की सहायता ले लेते हैं, है ना। उसी तरह से अगर हमें इलिप्स खींचना है तो हम लोग इलिप्टिकल ट्रेमेल की मदद लेंगे। इसकी मदद से हम बहुत आराम से इलिप्स खींचा जा सकता है, ठीक है। तो इलिप्स की जो भी डेफिनेशन थी वो मैंने आपको क्लियर। एक और डेफिनेशन होती है, वो उतनी ज्यादा खास नहीं है, लेकिन ये डेफिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, PS1 प्लस PS2 इक्वल टू 2a। चलो आ आइए, दूसरा कॉनिकल सेक्शन जिसको हम बोलते हैं पैराबोला, जिसको हम बोलते हैं पैराबोला। अब मैं आपको पहले पैराबोला के प्रकार बता दूं कि पैराबोला होते कितने तरह के हैं। जैसे कि मैंने देखो यहां पर एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस खींचती है, समझना बड़े ध्यान से। जब भी कभी हम पैराबोला की बात करते हैं तो पैराबोला हमारे 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले ये पैराबोला होता है, ओके। दूसरा पैराबोला ये पैराबोला होगा। तीसरा पैराबोला, चलो पहले इन्हीं को समझ लेते हैं, है ना। बच्चों यहां पर देखो मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दी। ये कह सकते हो हमारी एक्स एक्सिस हो गई और ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। सर मैंने यहां पर 2 पैराबोला आपको बनाते दिखाए, एक राइट वर्ड ओपनिंग, एक लेफ्ट वर्ड ओपनिंग, दाएं ओर खुला हुआ, बाएं ओर खुला हुआ, है ना। बच्चों ये जो राइट वर्ड ओपनिंग पैराबोला है, इसकी इक्वेशन होती है y बराबर 4ax, y स्क्वायर बराबर 4ax। और ये लेफ्ट वर्ड ओपनिंग पैराबोला की इक्वेशन होती है y स्क्वायर बराबर -4ax। क्या होता है? -4ax। अब इसको नाम से कैसे जानेंगे? तो ये दाएं की ओर खुला हुआ पैराबोला है, सर इसे बोला जाएगा राइट वर्ड ओपनिंग पैराबोला। अच्छा, इसका नाम होगा दाएं ओर खुला हुआ पैराबोला, या फिर आप बोलिए इंग्लिश में राइट वर्ड ओपनिंग पैराबोला। ये राइट वर्ड ओपनिंग है।
सेम तरीके से बताइए ये कौन सा ओपनिंग है सर, ये लेफ्ट वर्ड ओपनिंग है, लेफ्ट वर्ड ओपनिंग बाएं की ओर खुला हुआ पैराबोला है। तो दो पैराबोला तो ऐसे होते हैं और दोनों की इक्वेशन याद कर लीजिए, y स्क्वायर बराबर 4x इस इतनी है ना। चलो अगर मैं इसी तरह से एक और पैराबोला बनाते देखूं, अब मैं ऊपर की ओर खुला हुआ पैराबोला बनाऊंगा, ओके। तो अब देखिए यहां पर मैंने एक पैराबोला इस तरीके से बनाया, ऐसे, ये ऐसे, और दूसरा पैराबोला बच्चों ऐसे बनाया, ये है ना। तो ये ऊपर की ओर खुला हुआ है और ये नीचे की ओर। बच्चों ऊपर की ओर खुले हुए पैराबोला का नाम क्या होता है, तो कहना ऊपर की ओर खुले हुए पैराबोला का नाम होता है अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, अपवर्ड ओपनिंग। तो ये हमारा अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला हो गया। और नीचे वाला बताइए कौन सा होता है सर, नीचे वाला होगा डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। तो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला और नीचे वाला बताइए कौन सा हो जाएगा, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ओके, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, आप इसको भी याद कर सकते हैं। सर अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, तो इसकी इक्वेशन होती जाती है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, है ना। और डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4ay। ठीक है, तो ये इक्वेशंस ना आपको एकदम सटीक तरीके से याद होनी चाहिए। ठीक है, अपवर्ड ओपनिंग, डाउनवर्ड ओपनिंग। ठीक, अच्छा पैराबोला तो हमने चार तरह के समझ लिए, चार तरह के होते हैं, लेकिन मैं 80 पैराबोला यानी y स्क्वायर बराबर 4x की कैलकुलेशन करूंगा। ठीक है, तो फटाफट मैं इसको जल्दी से डुप्लीकेट पहले कर लेता हूं। ओके, ये लीजिए डुप्लीकेट हो गया है। अब मैं इसको हटा भी देता हूं, इसको भी हटा देता हूं, और 80 पैराबोला से हम लोग काम चलाएंगे, क्योंकि 80 पैराबोला की इक्वेशन ही आपसे पूछी जाएगी। ओके, ये तो मैंने बता दिया। चलो ये वाला देखिए, है ना। तो मैं आपको पैराबोला की इक्वेशन से अब आपको क्लियर कर देता हूं कि हाँ पैराबोला कैसे होते हैं। तो बच्चों देखो यहां पर मैंने फिर से एक्स एक्सिस बना दी और यहां पर बताइए क्या बना दिया, वाई एक्सिस बना दी। चलो तो मैं यहां पर एक पैराबोला बना दिया, ये देखिए ये हमारा पैराबोला हो गया, है ना। ये बताइए पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन को निकालने का या पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है कि अगर कोई इक्वेशन पैराबोला की है तो इसका मतलब उसमें x और y में से किसी एक में 2 पावर होगी और बाकी दूसरे में 1 पावर होगी। तो मैंने मान लीजिए आपसे कह दिया कि ये मेरे पास y स्क्वायर बराबर 4ax की इक्वेशन है पैराबोला। तो बच्चों पैराबोला में क्या होता है कि ये पॉइंट इसका शीर्ष कहलाता है, हालांकि शीर्ष ऑरिजिन पर है तो कोई दिक्कत नहीं। आगे हमारा एक पॉइंट होगा नाभि, इसे हम s कहेंगे, है ना। नाभि के निर्देशांक हो जाते हैं बच्चों a,0, कितने होते हैं, a,0। पैराबोला के ठीक पीछे साइड, ध्यान से सुनना, ठीक पीछे साइड जो है एक पैरेलल लाइन और खींचनी होती है जो कि कह सकते हो पैराबोला की एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। देखो एक्सिस ये रही पैराबोला की, परपेंडिकुलर हो, है ना। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो कह देना इसको बोला जाता है नीता, इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स, नीता। अब देखो अगर ये तुम्हारा ऑरिजिन है, मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से आगे तुम्हारा नाभि हो गया a,0 है। मूल बिंदु से आगे क्या हो गया सर, मूल बिंदु से आगे हो गया नाभि। ये s क्या है, तो कह देना s को बोला जाएगा सर नाभि। s क्या है, नाभि, है ना मेरे दोस्त, x नाभि है। तो नीता जो होती है वो शीर्ष से जितना आगे नाभि होती है उतना ही पीछे नीता होती है। इसीलिए इसका जो समीकरण हो जाएगा बच्चा, वो समीकरण हो जाता है x बराबर -a। ये तो x में आया भाई, y एक्सिस के पैरेलल रेखा का समीकरण x बराबर -a, क्योंकि माइनस में जा रहा है ना। डेफिनेशन क्या है सर, इसकी डेफिनेशन क्या है, मेन डेफिनेशन आपको समझनी होती है। तो बच्चा अगर हमने पैराबोला के किसी पॉइंट को या किसी पर कोई पॉइंट ले लिया, मान लीजिए पैराबोला में हमने ये पॉइंट P ले लिया, पैराबोला में हमने ये पॉइंट P ले लिया, तो बच्चों ध्यान रखना अगर हम P से S को मिलाए और P से इस पर क्या डाले, परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, समझना बड़े ध्यान से। P को हमने S से मिलाया, नाभि से मिलाया, और P से ही हमने नीता पर क्या डाला, तो सर नीता पर डाला परपेंडिकुलर, जिसको हमने बोला M। तो पैराबोला की डेफिनेशन ये कहती है बच्चा कि PS बराबर PM। ध्यान से सुनना, अगर कोई पूछे कि पैराबोला की परिभाषा क्या है,
तो कहना पैराबोला की परिभाषा ये है कि P बिंदु T नाभि से दूरी बराबर P बिंदु T कह सकते हो डाले गए लंब नीता पर डाला गया लंब, यानी PS बराबर PM होना चाहिए। अगर PS बराबर PM है तो ध्यान रखना ये हमारे पास कौन सी डेफिनेशन दे रहा, सर पैराबोला की डेफिनेशन दे रहा, बराबर, ठीक है। अब दूसरी बात सुनिए, पैराबोला की भी तुमसे पूछा जाता है कि जो इसका ई है, ई तो बोलते हैं हम लोग, कह सकते हो ई तो क्या बोला जाता है, उत्केंद्रता। तो जब आपसे कोई पूछे कि बताइए पैराबोला की उत्केंद्रता कितनी होती है, तो कह देना पैराबोला की उत्केंद्रता मान 1 होता है। देखो दीर्घवृत्त की इसेंट्रिसिटी थी 8 से कम, लेकिन पैराबोला की इसेंट्रिसिटी 8 के बराबर है ना। तो इक्वेशन तो और भी बहुत सारी बनाई जा सकती है, शीर्ष लंब डाले जा सकते हैं, लेकिन वो सब गणित में। यहां पर मेन आपको परिभाषा पता होना चाहिए कि हाँ PS बराबर PM है और ई का मान भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे पास पैराबोला की बात है। ये नीता जो मान मैंने बताया बस ये थोड़ा एक्स्ट्रा था, ठीक है। चलो आगे देखिए, इसके बाद अगला वाला टर्म आ जाता है कॉनिक सेक्शन में, जिसका नाम है हाइपरबोला। बच्चों अगर हाइपरबोला बनाना है तो हाइपरबोला भी मैंने देखिए इस तरीके से एक एक्स एक्सिस बना दिया, एक वाई एक्सिस बना दिया, ठीक है। इनका जो कटान बिंदु होगा वो हमारा कहलाएगा, सर ये कहलाएगा ऑरिजिन, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया, और बच्चों मेरे भाई ये तुम्हारा वाई एक्सिस हो गया। अब हाइपरबोला की इक्वेशन सुनिए, सर हाइपरबोला बनता कैसे, तो कहना हाइपरबोला ना इस तरीके से इधर की ओर खुला हुआ एक कर्व बनाइए और इधर की ओर खुला हुआ दूसरा कर्व बनाइए, है ना। दोनों कर्व को मिला के ही हम लोग हाइपरबोला बोलते हैं, इन दोनों को मिला के हाइपरबोला बोला जाता है। ये दोनों को मिला के ही बताइए किस नाम से जाना जाएगा, हाइपरबोला के नाम से जाना जाएगा, और इसे हिंदी में बताइए किस नाम से जानेंगे, अतिपरवलय, अतिपरवलय, अतिपरवलय बोलेंगे इसको, ठीक है। अच्छा सर ये अतिपरवलय हो गया तो क्या क्या है, देखो सबसे पहले देखो यहां पर ये पॉइंट हमारा ए होगा और ये पॉइंट ए डैश होगा। अगर मैं पूछूं कि ए और ए डैश को क्या नाम से जाना जाएगा, तो कह देना ए और ए डैश को बोला जाएगा सर शीर्ष, वर्टेक्स, ठीक है। ए और ए डैश को बताइए किस नाम से जाना जाएगा, शीर्ष। शीर्ष से आगे यहां पर एक नाभि होगी, है ना, वो नाभि तो आप दो नाभियां होंगी यहां पर, एक नाभि तो हमने S1 कह दिया, और जल्दी मुझे बताइए दूसरी नाभि तो हमने क्या बोल दिया, S2, S1 S2। तो S1 S2 को बताइए क्या बोला जाएगा, तो कह देना S1 S2 जो है सर वो इस हाइपरबोला की नाभि है, फोकस, ठीक। अब दूसरी बात सुनिए, इसमें भी नीता होती है, नीता ना हमेशा शीर्ष के पीछे होती है, हालांकि दीर्घवृत्त में भी थी, ऐसा नहीं है दीर्घवृत्त में नहीं थी, तो दीर्घवृत्त में भी थी, मैं आपको बता दूं दीर्घवृत्त में भी थी, और यहां पर भी नीता होगी। तो ध्यान रखना यहां नीता ऐसे कुछ होगी, ठीक है। ये इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स का काम करेगा और ये इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स का काम करेगा। ये देखो हमने यहां पर नीता बना दिया, ये दोनों हमारे डायरेक्ट्रिक्स है जिसको आप बोलते हो नियता, नीता, सुना है ना सबने, है ना। अब मैं इक्वेशंस भी बता देता हूं किसकी इक्वेशन क्या होगी। बच्चों ये ए और ए डैश, पहले तो मैं पूरा हाइपरबोला की इक्वेशन बताता हूं। तो अगर मैंने आपसे कहा मेरे पास ये हाइपरबोला है, तो हाइपरबोला की जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इक्वल टू सॉरी माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, बस माइनस लगा दो, जहां पर दीर्घवृत्त में आपके पास प्लस था, ध्यान रखना अतिपरवलय में बस आप माइनस लगा दीजिए, ये हमारे कह सकते हो इक्वेशन बन जाएगी, है ना। चलो शीर्ष के समीकरण वो बताइए निर्देशांक, तो शीर्ष के निर्देशांक हो जाएंगे a, 0, जबकि a डैश के निर्देशांक कितना हो जाएंगे, सर a डैश के निर्देशांक हो जाएंगे माइनस a, 0, माइनस a, 0, बराबर। नाभि S1 के निर्देशांक क्या होगा, सर S1 का निर्देशांक होगा AE, 0 प्लस AE, 0 इधर, और S2 का निर्देशांक क्या होगा, सर माइनस का AE, 0। बच्चों आप देखो यहां पर जब E का मल्टीप्लाई कर दिया हमने A में, तो S1 आगे चला गया, जब हमने E का मल्टीप्लाई A में किया तो S1 आगे चला गया। इसका मतलब अगर मैं पूछूं कि E पहले होती क्या है, तो कह देना E का मतलब है उत्केंद्रता। और ध्यान रखना जब आपसे पूछा जाएगा
कि बताइए अति परवलयटली ये ई का मान किसके बराबर होगा, तो कह देना अति परवलयटली ये ई का मान 8 से बड़ा होगा, अति परवलयटली ये ई का मान 8 से बड़ा होगा, बराबर। फिर इसके बाद भी यहां पर भी ए और बी में संबंध होता है मेरे भाई, यहां पर भी ए और बी में क्या होता है संबंध, ए यहां से आता है ये पूरा 2a होता है, तो यहां पर ए और बी में संबंध होता है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। देखो जब दीर्घवृत्त में आपने पढ़ा था तो 1 माइनस ई स्क्वायर था, क्योंकि वहां ई छोटा था इसलिए 1 में से घटाया गया था, यहां ई बड़ा है इसलिए हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1। याद है ना भाई, जब आपने दीर्घवृत्त पढ़ा था तो बी स्क्वायर बराबर कहा था ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर, क्योंकि वहां ई 8 से छोटा था और यहां ई 8 से बड़ा है इसलिए ई स्क्वायर माइनस 1। तो ये बी और ए और ई में क्या है संबंध है, ठीक है। अब देखो इसकी परिभाषा क्या है बच्चा, तो ध्यान रखना इसकी सबसे पहली परिभाषा सुनिए। पहली परिभाषा ये है कि अगर आपने कोई पॉइंट पी ले लिया, अगर आपने कोई पॉइंट पी ले लिया जो कि हमारे कह सकते हो इस हाइपरबोला के किसी पॉइंट पर है पी, है ना, तो बच्चों ध्यान रखना इस पी टी S2 से तो डिस्टेंस है ना, उसके अलावा ये डिस्टेंस S1 से, इन दोनों का अंतर कांस्टेंट होता है, PS1 माइनस PS2 ये कांस्टेंट होगा। हालांकि इस बार PS2 बड़ा है, तो अगर मैं इसकी परिभाषा पूछूं कि बताइए इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, परिभाषा, तो कह देना इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि अगर आप अति परवलय पे कोई बिंदु P लेते हैं सर, तो P से दोनों नाभियों के बीच की दूरी का जो अंतर होगा डेट मीन्स PS2 माइनस PS1 वो कांस्टेंट होगा, और बच्चों वो कांस्टेंट होगा तो किसके बराबर होगा, तो कहना वो बराबर होगा 2a के, ये ओके। जबकि यही सेम चीज जब मैंने दीर्घवृत्त में देखी थी तो वहां था PS1 प्लस PS2 बराबर 2a, और यहां क्या हो जाएगा, कह देना यहां हो जाएगा PS2 माइनस PS1 बराबर 2a, ठीक है। चलो अब आप और बातें सुनिए। सर इसकी एक परिभाषा और भी होती है, वो भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि वो परिभाषा दीर्घवृत्त में भी बताई जा सकती थी। जैसे कि आपका ये कोई पॉइंट P है, S1 से दूरी ली, अगर आपने इसी पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, वो भी इसी की नीता पर ऐसे, है ना, और ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप किया है बच्चा, इस परपेंडिकुलर को मैंने मान लिया M ऐसे, है ना। तो पहली परिभाषा तो ये है कि PS2 माइनस PS1 बराबर 2a, और दूसरी परिभाषा होती है PS1 और ये PM में संबंध बताएगा। जैसे कि जब आपने पैराबोला पढ़ा था तो कहा था कि PS और PM बराबर थे, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, यहां पर क्या होता है कि दूसरी परिभाषा हो जाएगी PS1 बराबर जो PM के साथ लगाना है वो E इंटू PM लगाना है, PS1 बराबर E इंटू PM, ये कह सकते हो कि दूसरी डेफिनेशन हो जाती है हाइपरबोला की, है ना। बस इतना याद रखना, हाइपरबोला के लिए ई का मान 8 से ज्यादा था, पैराबोला के लिए ई का मान 8 के बराबर था, और दीर्घवृत्त के लिए ई का मान 8 से कम था। सर्कल के लिए भी होता है, स्ट्रेट लाइन के लिए भी होता है, वो मैं अभी बताता हूं, है ना। तो इक्वेशन भी हो गई, कुछ छोटे छोटे पॉइंट हो गए कि किनको किस नाम से जाना जाता है, शीर्ष क्या है, नाभि क्या है, डेफिनेशन क्या है, ई क्या है, क्योंकि ई सबसे इंपॉर्टेंट है, ई पूछा जाता है डायरेक्ट, है ना, और डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ओके चलो अब मैं आप लोगों को फटाफट जल्दी से रिवीजन करा देता हूं, क्योंकि इसेंट्रिसिटी का मान डायरेक्ट पूछा जाता है, मैं डायरेक्ट बता दूं। जैसे कि अगर हम बात सर्कल की करते हैं तो बताइए सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। याद है ये सर्कल की हमारी क्या हो गई, इक्वेशन हो गई। तो स्टार्ट में हमने देखो सर्कल के बारे में समझ लिया, अब सर्कल की इक्वेशन हो गई, है ना। अब बच्चों मैं हर एक की पहले इक्वेशन लिख लेता हूं। हाइपरबोला, अगर हाइपरबोला की बात करते हैं कि बताइए हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होनी चाहिए, तो बच्चों हाइपरबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हाइपरबोला है ना। इलिप्स, बच्चों इलिप्स की इक्वेशन में बस बीच में हमारा प्लस लग जाता है, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। ओके पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन 4 फॉर्म में होती है, लेकिन मेन इक्वेशन होती है y बराबर 4ax। बच्चों स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की बात करते हैं y बराबर mx प्लस सी। ओके ऑरिजिन से जाती है तो आप mx भी कह सकते हैं। मेन मतलब ये है कि मैं यहां पर आपको इन सबकी इसेंट्रिसिटी बताने वाला हूं कि कितनी किसकी इसेंट्रिसिटी होती है।
बच्चों सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल की उत्केंद्रता मान 0 होता है। हाइपरबोला की बात करते हैं तो इसकी इसेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा होती है। इलिप्स दीर्घवृत्त की इसेंट्रिसिटी 1 से कम होती है ना। और अगर बच्चों अगर हम लोग पैराबोला की बात करते हैं तो पैराबोला की उत्केंद्रता 1 के बराबर होती है। स्ट्रेट लाइन, याद रखना स्ट्रेट लाइन की जब भी कभी इसेंट्रिसिटी आपसे पूछेगा तो आपको बच्चों आंसर बताना है इनफाइनाइट के साथ, बराबर। तो आप लोगों को ये सारी की सारी इसेंट्रिसिटी एकदम क्लियर होना चाहिए, है ना। तो अभी तक हम लोगों ने इसके 2D वाले डायग्राम्स पढ़ लिए। अब बात करते हैं हम लोग 3D वाले डायग्राम्स की, ठीक है। अब देखो 3D डायग्राम्स में एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सेस होगी। और 3D डायग्राम में जो सबसे पहला डायग्राम आपको समझना है वो समझना है क्यूब। क्यूब में क्या होता है कि 3 डायगोनल होती हैं इस तरीके से। देखिए अरे सर ये क्यूब है, और ध्यान रखना क्यूब में सारी की सारी जो डायमेंशन होती हैं वो इस तरह से बराबर होनी, ठीक है। तो ये जो मैंने आपके सामने बना के दिखाया सर ये क्या है, तो कह देना ये क्यूब है। ओके, ये हमारे सामने क्या है, तो ये बच्चों क्यूब हो गया, ये क्यूब हो गया ऐसे, है ना। क्यूब की खास बात क्या होती है, इनमें सारी भुजाएं बराबर है। आप देखिए अगर मैं इसकी बात करता हूं कि ये भुजा ए, ये भुजा ए, सारी की सारी भुजाएं बताइए क्या हो जाएंगी सर, सारी की सारी भुजाएं बराबर हो जाएंगी। जितनी भी डायमेंशन आपको दिखाई दे रही है सारी की सारी डायमेंशन जब बराबर होती है तो ऐसी आकृति को हम लोग क्यूब के नाम से जानते हैं, है ना। बच्चों क्यूब में भी आपको एरिया याद होना चाहिए। अगर क्यूब का सरफेस एरिया की बात करते हैं, है ना, मैं कौन से एरिया की बात कर रहा हूं, मैं पूरे सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं। तो याद रखना ट्यूब का जो सरफेस एरिया होता है वो 6 × A² होता है। बच्चों एक सरफेस का एरिया A², और ऐसी कितनी सरफेस है 6, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, 6 A²। और याद रखना ट्यूब के जब भी कभी वॉल्यूम की बात करेंगे यानी ट्यूब के आयतन की बात करेंगे कि बताइए ट्यूब का आयतन कितना होता है, तो कह देना ट्यूब का आयतन होता है भुजा का ट्यूब, यानी A क्यूब। तो A क्यूब कह सकते हैं हमारे ट्यूब का क्या है, आयतन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब मैं दूसरी बात करता हूं, बहुत ध्यान से सुनना कायदे के साथ जो मैं बता रहा हूं। ट्यूब के कई बार क्वेश्चन आता है कि बताइए मेन डायगोनल कितने बनेंगे, मुख्य विकर्ण कितने बनेंगे। तो याद रखना अगर मुख्य विकर्ण की बात करते हैं तो मुख्य विकर्ण का मतलब यह है कि जब आपने एक शीर्ष ये लिया तो दूसरा शीर्ष ये होना चाहिए, बराबर। तो ऐसे कितने डायगोनल बन सकते हैं, तो मैं कह सकता हूं एक, जैसे कि आप एक कमरे का सोचो तो एक कोना ये एक विकर्ण, फिर उसके बाद दूसरा विकर्ण, तीसरा विकर्ण, एक चौथा विकर्ण। तो मुख्य विकर्णों की संख्या ध्यान रखना कितनी होती है, कह देना 4। जब भी कभी आपसे पूछा जाएगा कि बताइए हमारे पास किसी ट्यूब में मुख्य विकर्ण की संख्या कितनी होगी, तो कह देना मुख्य विकर्ण की संख्या होगी 4, है ना। अब कई बार लेंथ ऑफ मुख्य विकर्ण पूछता है, बहुत ध्यान से सुनना, मुख्य विकर्ण की लंबाई, मुख्य विकर्ण की लंबाई। तो बच्चों 4 मुख्य विकर्ण होंगे और अगर मुख्य विकर्ण की लंबाई पूछे तो कह देना मुख्य विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए आपको √3a करना है, सिर्फ √3a कर दीजिए, यही हमारे मुख्य विकर्ण की लंबाई हो रही है ना। तो ट्यूब में सारी की सारी डायमेंशन बराबर होती है, लेकिन अगर यही ट्यूबाइड हो जाता, ट्यूबाइड में डायमेंशन बराबर नहीं होती। जैसे कि सर ट्यूबाइड में लंबाई का मान कुछ और होगा, चौड़ाई का मान कुछ और होगा, ठीक है, और ऊंचाई का मान कुछ और होगा, ध्यान रखिएगा। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये सब हमारे कुछ और होंगे। देखो जैसे कि मैंने इसको लेंथ को मान लिया कि बच्चों ये लेंथ L है, ओके, और जो इसकी चौड़ाई है ये चौड़ाई, इस चौड़ाई को मैंने कह दिया कि सर ये चौड़ाई h है, ये चौड़ाई h है, ध्यान से सुना। और ऊंचाई को मैंने कितना कह दिया सर, ऊंचाई को मैंने कह दिया, चौड़ाई को b मान लीजिए, चौड़ाई को हमने माना है b, ये चौड़ाई b है ना। और ऊंचाई कितनी मानी है, तो ऊंचाई को हमने मान लिया बच्चा h, ठीक है। तो L B H लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। अब बात ध्यान सुना, मैं कई बार इसका ना आपको सबसे पहले तो वॉल्यूम बता देता हूं कि आपको अगर ट्यूबाइड का आयतन पूछा जाएगा तो ट्यूबाइड का आयतन हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर दीजिए तो आपको ट्यूबाइड का क्या पता चल जाएगा, वॉल्यूम पता चल जाएगा, है ना, आयतन। बच्चों इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल भी पूछता है जिसको आप बोलते हैं सरफेस एरिया। तो याद रखना जब भी कभी आपसे सरफेस एरिया पूछेगा कि बताइए इसका सरफेस एरिया क्या है,
तो कह देना L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। देखो दो सरफेस एज जैसी है, नीचे वाली ऊपर वाली, नीचे वाली का एरिया L इंटू बी, ऊपर वाली का भी L इंटू बी, तो L इंटू बी 2 बार मिलेंगे। सेम तरीके से B इंटू एच भी 2 बार मिलेंगे और H इंटू एल भी 2 बार मिलेंगे। तो अगर आपसे सरफेस एरिया पूछा जाए तो सरफेस एरिया निकालने का बच्चों ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ओके, तो सरफेस एरिया पूछा जाए या फिर हमारा वॉल्यूम पूछा जाए, आप बता सकते हैं। क्यूब और क्यूबाइड का मेन पॉइंट क्या है बच्चों, ट्यूब में भी ये जो तीनों एक्सिस के बीच एंगल बनता है, जैसे कि ये एंगल या ये एंगल, है ना। तो याद रखना तीनों एक्सिस के बीच बनने वाला एंगल अल्फा बीटा गामा होता है। तो चाहे ट्यूब हो चाहे ट्यूबाइड हो, तीनों एक्सिस के बीच बनने वाला जो एंगल होगा वो हमारा अल्फा बीटा गामा, बताइए किसके बराबर होगा, 90 डिग्री बराबर। सर तीनों एक्सिस का मतलब नहीं समझ में आया, मैं बताता हूं तीनों एक्सिस का क्या मतलब है। देखो जैसे कि पहली एक्सिस आपकी ये रही, दूसरी एक्सिस ये रही, सुना है ना, और तीसरी एक्सिस अंदर की ओर रही, ये देखो। तो बच्चों तीनों एक्सिस के बीच का आप एंगल जरा देखिए, तो तीनों एक्सिस के बीच बनने वाला एंगल जिसको आपने अल्फा बीटा गामा कहा, बच्चों ये एंगल जो है ये अल्फा बीटा गामा किसके बराबर होता है, 90 के बराबर। ठीक है, तो याद रखना ये हमारे पास ट्यूब हो गया सर, ये हमारे पास ट्यूबाइड हो गया। ठीक, इसी तरह ये 3D आकृति है। 3D आकृति में अगली आकृति जो आपको समझनी है बच्चा, उसका नाम है एक तो सिलेंडर। हरा मैं इसकी हिंदी भी लिख दे रहा हूं, कई सारे लोग हिंदी में कंफ्यूज होंगे। तो ट्यूब को हम लोग बोलते हैं बच्चों घन, ट्यूब को बोलते हैं घन। और ट्यूबाइड को बताइए किस नाम से जाना जाता है, तो कह देना ट्यूबाइड को बोला जाता है घनाभ। तो घन और घनाभ ध्यान रखना, ट्यूब और ट्यूबाइड को मिला के बोला जाएगा। हरा चलो और बातें करते हैं। इसके बाद बात करते हैं बच्चों सिलेंडर की, या फिर बात करते हैं कोन की। सिलेंडर और कोन ये क्या होते हैं सर? अगर मैं बात करूं सिलेंडर की तो कह देना सिलेंडर का मतलब ये होता है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मेरे पास इस तरीके से मेरा एक सिलेंडर है। सिलेंडर एक 3D आकृति होती है, जैसे कि आपके घर का कोई ग्लास, सर ऐसे ही तो सिलेंडर होता है, है ना। और ये रही बच्चों सिलेंडर की एक्सेस, ये सिलेंडर हो गया। अगर मुझे कोन बनाना होता तो कोन के लिए डायग्राम कुछ ऐसे बनता, ये देखिए, ये क्या हो जाएगा सर, ये कोन, ये रही कोन की एक्सेस बराबर। तो सिलेंडर मैंने बना दिया, कोन बना दिया। सिलेंडर को हिंदी में क्या बोलती है, तो कह देना सिलेंडर को हिंदी में बोला जाता है बच्चा बेलन। और कोन को बताइए हिंदी में क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं हिंदी में शंकु। ओके, तो बेलन और शंकु। बच्चों मैं इसमें कुछ पॉइंट आपको पहले बता दूं, जैसे कि कोन में सबसे पहले तो ये रेडियस, अरे ये रेडियस कितनी होती है, तो कह देना इस रेडियस को हम आर कहते हैं। कोन में ये जो हाइट आती है, मतलब सिलेंडर में ये जो हाइट आती है बच्चा, इस हाइट को हमने अपनी तरफ से बोल दिया कि ये हाइट सर h है। ये हाइट कितनी है सर, ये हाइट h है। तो बेलन की रेडियस को हमने r कहा। इसके अलावा आप देखिए उसकी जो हाइट थी उसको हमने h कह दिया। ठीक है, तो रेडियस और हाइट बोल दी। सेम तरीके से बताइए शंकु, शंकु की भी हमने यहां पर रेडियस बता दी, कितनी रेडियस है r। ओके, और इसकी भी हाइट हमने इस तरीके से दिखा दी। ओके, तो ये हाइट बताइए कितनी हो गई h। देख लो, तो हमने ना दोनों की रेडियस और दोनों की हाइट के बारे में आप लोगों को एकदम क्लियर कर दिया। अब प्रश्न ये आता है कि इसमें फॉर्मूले क्या पूछे जाते हैं। वैसे फॉर्मूले कम आएंगे, है ना, मैं बता जरूर दे रहा हूं, लेकिन मेन आएगा इसकी इंफॉर्मेशन। अब देखो, अगर मैं सिलेंडर के आयतन की बात करता हूं तो बच्चों सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये सिलेंडर का आयतन है। और सिलेंडर का अगर वक्रपृष्ठ पूछा जाता है कि बताइए सिलेंडर का वक्रपृष्ठ क्या होता है, वक्रपृष्ठ का मतलब होता है कि चारों तरफ का एरिया, ऊपर नीचे का एरिया छोड़ दीजिए, सिर्फ वक्रपृष्ठ पूछा जाए तो ये वाला एरिया यानी 2 पाई आर एल। ठीक है, और अगर संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाए तो संपूर्ण पृष्ठ में हमें क्या करना होता है, ऊपर और नीचे के एरिया को जोड़ना भी पड़ता है वक्रपृष्ठ में। तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एल और प्लस नीचे और ऊपर का एरिया, डेट मीन्स प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। भाई एक एरिया पाई आर स्क्वायर, नीचे का भी पाई आर स्क्वायर।
जब ऊपर नीचे पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया जाएगा तो अब बच्चा आपके पास जो संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा वो इतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो बेलन के लिए सबसे पहले तो आयतन, एरिया इंटू हाइट, वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एल और संपूर्ण पृष्ठ भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद बात करते हैं अगर हम कोण की, तो कोण की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि सर कोण का वॉल्यूम क्या होता है। तो याद रखना कोण का वॉल्यूम ना, क्योंकि कोण में ऊपर से लेकर नीचे तक एरिया एक समान नहीं है, और एरिया एक समान नहीं है तो ध्यान रखना कोण का जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 और आगे हो जाएगा बच्चों पाई आर स्क्वायर इंटू एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये कोण का कह सकते हो क्या हो जाएगा सर वॉल्यूम हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रखना, सिलेंडर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ठीक बीचों बीच होता है। सिलेंडर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ठीक बीचों बीच, लेकिन कोण का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो बीचों बीच नहीं होता। कोण का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आधार से कितना ऊपर होता है, तो कह देना कोण का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आधार से h/4 की हाइट पर होता है, h/4 की हाइट पर, बराबर। अच्छा, वॉल्यूम निकाल लिया। अब बताइए कोण का वक्र पृष्ठ क्या होना चाहिए, कोण का वक्र पृष्ठ क्या होना चाहिए। तो बच्चों अगर मैं कोण के वक्र पृष्ठ की बात करता हूं तो इसका जो वक्र पृष्ठ होगा ये वाला एरिया होगा, यानी सिर्फ और सिर्फ पाई आर एल। ओके, पाई आर एल। अब देखो यहां पर ना हम लोगों ने एक छोटी सी गलती की, एल ले लिया जरूर है ना, लेकिन यहां पर एल की जगह पे मुझे रखना चाहिए था एच। मैं थोड़ा सही कर दूं, थोड़ी ऊंचाई तो हमने एल थोड़ी ना माना है सर, ऊंचाई तो हमने माना है 2 पाई आर एच, क्योंकि ऊंचाई हमने एच मानी है, बराबर। सेम तरीके से हम लोग यहां पर भी ये जो एल है ना, इस एल को भी हमें क्या बनाना पड़ेगा 2 पाई आर एच। ऊंचाई तो हमने एच माना है इसलिए। चलो इधर आइए, यहां पर भी ऊंचाई एच है, लेकिन ये एल कहां से आ गया बच्चों, इस एल को बोलते हैं तिरछी ऊंचाई। ये तिरछी ऊंचाई, ये तिरछी ऊंचाई, तो ये जो तिरछी ऊंचाई है ना, ये हमारा कह सकते हो एल कहलाएगा। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ, सिलेंडर का कोण का जो वक्र पृष्ठ होता है वो पाई आर एल होता है, पाई आर एल, है ना। चलो संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं कि सर इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। तो कहना अगर आपको संपूर्ण पृष्ठ निकालना है सर तो कुछ नहीं करना है, वक्र पृष्ठ यानी पाई आर एल, इसमें आपको आधार का एरिया जोड़ना पड़ेगा, यानी पाई आर स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, तब यहां से बताओ क्या निकलाएगा, संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा, बराबर। तो ये सारे फॉर्मूले जरूर मैंने बता दिए, लेकिन आप लोग का मेन जो पूछा जाएगा वो ड्राइंग बस पूछा जाएगा। तो इसकी ड्राइंग कैसी आती है, तो आपको ड्राइंग एकदम क्लियर करके रखनी है। ओके, तो ड्राइंग आप लोगों को एकदम क्लियर होना चाहिए कि बेलन बनता कैसे है और बच्चों शंकु बनता कैसे है। ठीक है, फॉर्मूला देख लीजिए, पाई आर स्क्वायर इंटू एच वहां था, तो यहाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पाई आर एल है, वहां 2 पाई आर एच है, हरा। संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा, ऊपर नीचे एरिया वक्र पृष्ठ में जोड़ दीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट हेडिंग की ओर। स्फीयर, गोला। बच्चों गोला ना एक 3D आकृति है, जैसे कि मैंने कह दिया मेरे पास ये गोला है, मेरे पास ये गोला है, तो गोला ना एक 3D आकृति होती है, 3 डायमेंशनल आकृति होती है, चारों तरफ होता है, इस बात को याद रखिएगा, है ना। और ध्यान रखना गोले में भी सेम वही चीज है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इसकी रेडियस आर है। तो सबसे पहले गोले का आपको एरिया पता होना चाहिए कि गोले का एरिया क्या होता है, वो भी सरफेस एरिया बोलते हैं इसको। तो गोले का सरफेस एरिया हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। और गोले का अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो ध्यान रखना गोले का वॉल्यूम हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारे गोले का क्या हो जाता है सर, वॉल्यूम हो जाता है। ओके, तो गोले के बारे में बस 2 ही चीजें याद रखो, एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है। हाँ, अगर कभी इक्वेशंस पूछी जाए इसकी गोले की, तो याद रखना गोले की इक्वेशन इस तरह से लिखी जाती है, x² y² प्लस z² इक्वल टू r²। ये हमारे कह सकते हो कि गोले की क्या बन जाती है, तो कह देना ये बन जाती है गोला की इक्वेशन, है ना। तो गोला एज ए सर्कल होता है, बस सर्कल में 2 डायमेंशनल आकृति होती है, गोला 3 डायमेंशनल आकृति होती है। इसके बाद हमारे पास प्रिज्म आता है। बच्चों प्रिज्म में मैं आपको एरिया, वॉल्यूम ये सब नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सब नहीं आएगा, बस आपको याद करना पड़ेगा कि प्रिज्म बनता कैसे, है ना। बच्चों प्रिज्म का मतलब क्या होता है सर, प्रिज्म का मतलब ये होता है कि जैसा इसका आधार का एरिया हो, जैसा इसका आधार का एरिया हो,
सेम उसका टॉप का एरिया भी होना चाहिए। ओके, तो जब आधार और टॉप का एरिया सेम हो जाता है, उनके प्रोजेक्शन को आपस में मिला दीजिए, तो बताइए वो कौन सी आकृति बन जाती है? प्रिज्म। अब आधार का एरिया अगर हेक्सागोनल है तो हेक्सागोनल प्रिज्म, आधार का एरिया पेंटागोनल है तो पेंटागोनल प्रिज्म। समझ रहे हैं ना? आधार का एरिया रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म, आधार का एरिया ट्रायंगुलर है तो ट्रायंगुलर प्रिज्म। ओके, अब प्रिज्म का मैं यहां पर एरिया वैल्यू नहीं बता रहा हूं, बात समझे, क्योंकि वो सब नहीं आएगा। और बाकी आप लोगों को प्रिज्म पता होना चाहिए। प्रिज्म का मतलब क्या होता है कि जो आधार का एरिया है वही ऊपर एरिया हो, यानी ऐसे। प्रिज्म एक तरह का सिलेंडर है, बस सिलेंडर में आधार का एरिया वृत्त होता है, इसमें वृत्त ना होके कुछ और हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है आधार का एरिया, है ना। तो ये हमारा कह सकते हैं प्रिज्म बनेगा। तो प्रिज्म में ध्यान रखना आधार और टॉप का एरिया सेम होता है, बस इतना याद रखना। प्रिज्म में आधार का क्षेत्रफल ओके बराबर टॉप का क्षेत्रफल, ये दोनों क्षेत्रफल बताइए कैसे होंगे? बराबर होंगे, तब बताइए कौन सी आकृति बनेगी? प्रिज्म बनेगी। हालांकि प्रिज्म का हम वैल्यूम बता सकते हैं कि आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई कर दो, प्रिज्म का वैल्यूम वो आ जाएगा, वैल्यूम आ जाएगा, है ना। लेकिन वो सब नहीं आएगा आपके पास ड्राइंग समझ में आनी चाहिए, ड्राइंग होती क्या है। पिरामिड, पिरामिड भी एक तरह का कह सकते हो प्रिज्म जैसी आकृति होती है, बस ऊपर जाते समय उसका एरिया कम होता रहता है। आप देखिए यहां शुरुआत में यह रेक्टेंगल था, ऊपर चल के भी ये रेक्टेंगल ही रहा, ऊपर चल के भी रेक्टेंगल ही रहा, लेकिन रेक्टेंगल का जो साइज है वो कम होता गया। फिर जब ऊपर चल के एकदम पॉइंट मिल जाए, क्या मिल जाए? पॉइंट मिल जाए, तो बताइए उस आकृति को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सर पिरामिड कहते हैं। तो पिरामिड में क्या होता है कि ऊपर चल के हमें पॉइंट्स मिलते हैं, ऊपर चल के क्या मिलते हैं? पॉइंट्स मिलते हैं। तो जब ऊपर चल के पॉइंट्स मिलते हैं दैट इज कॉल्ड पिरामिड। लेकिन ऊपर चल के सेम एरिया मिल जाए दैट इज कॉल्ड प्रिज्म, है ना। ओके, तो बच्चों अभी तक मैंने आप लोगों को क्या किया, जो हमारा ये वाला चैप्टर चल रहा था यानी ज्योमेट्रिकल फिगर वाला चैप्टर चल रहा था, इसमें बहुत सारे ऐसे फिगर्स थे जिनके बारे में मुझे बताना था कि हाँ ये क्या होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इनसे, है ना। तो अभी मैं इनके 40-50 क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराऊंगा कि जिससे कि आपको अंदाजा हो जाए कि हाँ इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। बच्चों सब लोग को पता होना चाहिए कि ड्राइंग एक अलग चीज है, उसमें ड्राइंग बनानी होती है। और अगर हम लोग मैथ में पढ़ रहे होते तो इसको बड़ा डिटेल पढ़ते, आप लोग पढ़ते होंगे मैथ में, है ना। लेकिन ड्राइंग में सिर्फ इसके बारे में जानना होता है कि ये आकृति क्या है, इसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी क्या है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो यहां से इसका तीसरा लेक्चर भी फिनिश हो जाता है बच्चों। अब हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगले वाले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।